इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। इसी को एक और नाम से जाना जाता है मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स अंडर सेंट्रल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है और बहुत ही फेमस प्रॉब्लम भी है ये। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ठीक। तो हम लोग पहले इसको डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि ये प्रॉब्लम का नेचर क्या है और कैसे हम लोग इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। अब इन दोनों बीच के पार्टिकल के बीच में मान लीजिए कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है। आप लोग इसको और बड़े पर्सपेक्टिव से समझने के लिए मान लीजिए कि m1 कोई एक ग्रह है और m2 भी कोई ना कोई एक ग्रह है, दो प्लेनेट, या मान लीजिए m1 सन है और m2 क्या है, अर्थ है, ऐसे भी मान सकते हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टिकल के बीच में केवल इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर नहीं काम कर रहा है, ठीक। तो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर मास होता है और दो पार्टिकल हैं तो उनके मास के कारण उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। और जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ पे टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम कह लीजिए, या फिर जैसा कि हमारा वो फेमस टॉपिक कि हमें इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अब मान लेते हैं वो हमारा ओरिजिन है सेंट, यहाँ पे ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो यहाँ से मान लीजिए जो पहला पार्टिकल m1 है इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और यहीं से दूसरा पार्टिकल जो m2 है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अब यहाँ पे चूंकि इंटरेक्शन केवल इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है, तो मान लेते हैं m1 पार्टिकल पर m2 के द्वारा लगने वाला बल है F1 और m2 पार्टिकल पर m1 पार्टिकल के द्वारा लगने वाला बल है F2, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों के ऊपर इक्वली लगेगा। अगर m1 पार्टिकल के ऊपर m2 द्वारा F1 फोर्स लगाया जा रहा है तो m2 के ऊपर m1 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है F2, ये दोनों बराबर होंगे, F1 बराबर F2 होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इसमें से अपोजिट होगा। इस तथ्य को हम लोग आगे यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अलग अलग ही मान के चलते हैं, इस F1 F2। और हाँ, अब यहाँ पे एक हम लोग इन लोगों का रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए ये इसमें डायरेक्शन इस इधर डायरेक्टेड है, तो देखिए यहाँ से एक वेक्टर ये बन गया R2 का और ये दूसरा वेक्टर R1 का और ये तीसरा वेक्टर R। अगर आप इसमें ट्रायंगल एडिशन लॉ लगाएंगे तो देखिए यहाँ से ये R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 वेक्टर ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, क्योंकि पहला वेक्टर जहां से खत्म हुआ ये दूसरा वेक्टर, तो प्लस यहाँ पे R वेक्टर बराबर ये यहाँ से ये इसके टेल से इसके हेड को जोड़ रहा है तो ये हो गया R2 वेक्टर। अब यहाँ से आप R वेक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2। ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है। आगे देखते हैं, लेट f1 इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय m1 ड्यू टू m2। ये मैंने आपको अभी अभी बताया, m1 पिंड पर m2 पिंड के द्वारा लगने वाला बल है और f2 वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय m2 ड्यू टू m1, यानी m2 पिंड पर m1 पिंड द्वारा लगने वाला बल है, ठीक। अच्छा, इसी फोर्स को हम लोग लिखें अगर इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए क्या है, एक्सोलरेशन उस पार्टिकल में। जैसे यहाँ पे देखिए m2 पार्टिकल इस F1 पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो इसके कारण इसके अंदर एक एक्सोलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होगा और वो त्वरण जो होगा वो होगा d2 r1 बाई डी टी स्क्वायर, यही इसका एक्सोलरेशन त्वरण होगा। और इसका मास m1 है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, m1 इंटू d2 r1 बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि इसी फोर्स के द्वारा जो m2 इसके ऊपर लगा रहा है इसका पोजीशन वेक्टर r1 चेंज होगा। और उसमें जो अगर पोजीशन वेक्टर r1 टाइम के साथ चेंज होगा तो वेलोसिटी का जन्म होगा और वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होगा तो एक्सोलरेशन का जन्म होगा। यानी देखिए, अगर फर्स्ट केस में हम देखें तो ये d r1 बाई डी2, ये इसका dt, ये पार्टिकल m1 का वेलोसिटी हो गया, पर वेलोसिटी में भी टाइम के साथ चेंज हो तो d2r1 बाई डी टी स्क्वायर होगा और ये होगा एक्सोलरेशन। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे F1 इक्वल टू m1 d2r1 बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ से सेम
क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे भी तो फोर्स लगा रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो Ft इक्वल टू m2 d2r2 बाई dt स्क्वायर बनेगा। क्लियर? यहाँ से हम लोग d2r1 बाई dt स्क्वायर का मान f1 बाई m1 और d2r2 बाई dt स्क्वायर का मान f2 बाई m2 निकाल लेते हैं। इन दोनों को कंबाइंड वे में इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चाहे डायग्राम से देख लीजिए, चाहे यहाँ से ये r वेक्टर बराबर क्या है, r2 माइनस r1। तो डायग्राम से साफ पता चल रहा है आर वेक्टर इक्वल टू r2 माइनस r1। इसको टाइम के सापेक्ष में 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू d2r2 बाई dt स्क्वायर माइनस d2r1 बाई dt स्क्वायर। अब इनमें इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 1 से ये दोनों वैल्यू ला के पुट कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बनता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन रहा है और इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमने आपको शुरू में बताया था न्यूटन के थर्ड लॉ से फर्स्ट पार्टिकल जितना सेकंड पे फोर्स लगाएगा उतना ही पार्टिकल सेकंड वाला भी फर्स्ट पे लगाएगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी F2 बराबर माइनस F1। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का ले तो F2 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। मान लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड है F। ठीक है, F मान लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये F1 की जगह माइनस F2 रख दीजिए पहले, तो ये निगेटिव निगेटिव एडजस्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा और F1 और F2 को मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में केवल दोनों F लिख देता हूँ। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। F कॉमन ले लेते हैं, 1/m1 प्लस 1/m2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग F का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए F इज इक्वल टू m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू d2r बाई dt स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर दोनों का मास कांस्टेंट हुआ है m1 m2 तो ये कांस्टेंट, तो इसके जगह हम एक टर्म म्यू लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो ऐसा, नहीं तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में F इक्वल टू म्यू d2r बाई dt स्क्वायर या F वेक्टर इक्वल टू म्यू d2r वेक्टर बाई dt स्क्वायर बना। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये जो म्यू है जिसकी वैल्यू है m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2, इसको हम लोग बोला जाता है रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2। यानी ये पूरे सिस्टम का रिड्यूस्ड मास बोला जाता है। अब जरा आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपका पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और शायद अभी तक आपको पता भी नहीं चला। हम लोग टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिए। कैसे? यहाँ पे देखिए, जब हम शुरुआत किए थे तो हमारे पास दो बॉडी था, एक m1 और दूसरा m2, और दोनों बॉडी की अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशंस थे। अब यहाँ लास्ट में जब दोनों को हमने कंबाइंड किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला तो एक ही है और ये भी तो समथिंग इसी फॉर्म का है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी यह भी एक प्रकार का इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट इसमें जो है ये केवल और केवल मास म्यू है। यानी देखा जाए ये इक्वेशन दोनों पार्टिकल का कंबाइंड इफेक्ट है। यानी दोनों पार्टिकल को अगर हम एक कंबाइंड सिस्टम मान ले, एक सिस्टम मान ले और उस पूरे सिस्टम का रिड्यूस्ड मास, अब चूंकि पूरे सिस्टम का मास तो हम बोलेंगे नहीं, उसका रिड्यूस्ड मास बोलेंगे म्यू। म्यू है, चूंकि हमने टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके वन बॉडी में लाया, तो ये जैसे ही वो दो पार्टिकल का सिस्टम वन बॉडी प्रॉब्लम बनेगा तो उसके मास को हम लोग रिड्यूस्ड मास बोल देते हैं। तो उसका रिड्यूस्ड मास, यही मेन कारण यही है रिड्यूस्ड मास बोलने का, समझ में आया ना? तो यहाँ पे म्यू क्या है, वो उन दोनों पार्टिकल का जो सिस्टम मिलके एक सिस्टम बनेगा उसका मास, रिड्यूस्ड मास। तो ये तो एक ही इक्वेशन मिला, यानी हमारा टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये भी इक्वेशन समथिंग उसी F इक्वल टू m इंटू ए फॉर्म का ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस द टू बॉडी प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड टू वन बॉडी प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट में हमें एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहा है। ठीक है, और हाँ, अब हम लोग यहाँ पे आपको, ये तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम हो गया। अगर आपके एग्जाम में केवल पूछे कि टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कीजिए या फिर ये वाला टॉपिक डिस्कस कीजिए, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, तो भी आप सेम प्रॉब्लम करेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास बताइए, पॉजिट्रोनियम का रिड्यूस्ड मास बताइए, या फिर प्रूफ करिए कि हाइड्रोजन एटम का जो रिड्यूस्ड मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग बराबर आता है। तब अब इसके बाद आप आगे का करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड मास में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दो पार्टिकल है यहाँ पे। एक का मान लेते हैं m1 है मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और m2 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चलिए अब हम लोग इस सिस्टम का रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए m1 m2, ये हमने रख दिया। यहाँ से m1 कॉमन लीजिए, m1 m1 कट जाएगा और यहाँ पे ये आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिला। यहाँ से एक काम करिए, हम लोग इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो ये -1 इसका पावर हो जाएगा। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अक्सर हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे ये हायर ऑर्डर टर्म्स आता है। लेकिन क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज हम लोग जान रहे हैं, ये अगर ये वैल्यू बहुत कम हो, यानी m1 m2 की तुलना में m1 बहुत ज्यादा हो, यानी ये पूरा वैल्यू अगर बहुत कम हो, ये वाला जो जुड़ा गया है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स का कोई मतलब नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि अगर हायर ऑर्डर टर्म लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर उसके बाद एक्स क्यूब का टर्म आएगा। अब यहाँ पे ये यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा एक्स है। अब एक्स क्या है, m2 बटे m1। m2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। m1 का है क्या है, प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो ये m2 बटे m1 की वैल्यू बहुत कम आने वाली है। तो जब इसका स्क्वायर या क्यूब हायर ऑर्डर टर्म लेंगे तो वो और कम आएगा। इसीलिए हायर टर्म को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी बहुत कम है। यही कारण है कि हम केवल दो टर्म लीनियर टर्म लेंगे, 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे जैसे ही लेंगे, अब चूंकि यहाँ पावर में -1 है, तो ये प्लस जो है ये माइनस एन, एन की जगह 1 है, तो ये एक्स की जगह m2 माइनस m2 बटे m1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, एन एन की जगह यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारा केवल लीनियर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे, अभी मैं बता ही रहा था आप लोगों को कि हाइड्रोजन एटम के केस में m2 बटे m1, अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास 1 मान रहे हैं तो प्रोटॉन का मास उसके तुलना में 1836 गुना ज्यादा होता है। तो ये m2 बटे m1 का मान आएगा 1 बाई 1836। अब 1 बटे 1836 जब यहाँ रखेंगे तो ये अपने आप में नेग्लिजिबल आएगा। इसका मतलब ये जो म्यू है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, वो m2 के बराबर आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म लगभग नेग्लेक्ट आउट हो जाएगा। तो ये आएगा म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2, यानी जो रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर निकल के आता है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट द रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग फेमस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिट्रॉनियम। पॉजिट्रॉनियम क्या होता है, पॉजिट्रॉनियम में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होते हैं। देखिए पॉजिट्रॉनियम जो है वो एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन से बना है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट होता है, मतलब मास जो होता है वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो उतने ही बराबर मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे, और दोनों का मास इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी से मिलके पॉजिट्रोनियम बनता है, यानी पॉजिट्रोनियम इज मेड ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सिंस पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम मास बट इक्वल चार्ज, यानी पॉजिट्रोनियम जो होता है वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। तो इन द केस ऑफ पॉजिट्रोनियम हमें यहाँ चार्ज से कुछ लेना देना है नहीं, दोनों का मास हम लगभग लगभग नहीं बराबर होता है एग्जैक्ट। तो m1 बराबर m2 बराबर m मान लेते हैं। तो चलिए इस पॉजिट्रोनियम का हम लोग रिड्यूस मास निकालते हैं। तो रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2, तो m इंटू m बटे m प्लस m, ये आएगा m स्क्वायर बाई ट्वाइस m। एक m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया m बाई 2, यानी रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन बटे दो समझ में आया, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा होता है, या यूं कह लीजिए मास ऑफ पॉजिट्रॉन का आधा होता है, दोनों में से कोई एक ही लेंगे। ठीक, तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार प्रूफ करने को आता है। तो प्रूफ दैट द रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम इज इज हाफ ऑफ द मास ऑफ पॉजिट्रॉन या हाफ ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा। और कभी कभी तो ऐसे पूछ देता है कि प्रूफ दैट रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, यानी हाफ टाइम्स ऑफ रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम।
तो आपको ये दोनों करना पड़ेगा। आपने अभी-अभी देखा कि हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास वो क्या आता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। जबकि पॉज़िट्रोनियम का रिड्यूस्ड मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम होता है वो रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का आधा होता है। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम रख सकते हैं। ऊपर हमने यही ना प्रूफ किया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे इनके एग्जाम्पल्स ले लीजिए, चाहे खुद अपने आप में ये टॉपिक, मतलब लगभग हर बार ये किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा के उसी तरह। ठीक, तो आप लोग को जहां भी ऐसा दिखे कि दो बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, रिड्यूस्ड मास समथिंग पूछ रहा है, दो पार्टिकल का मोशन सेंट्रल फोर्स के अगेंस्ट सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत पूछ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको इसी इसी टॉपिक को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कभी कभी इसी में पूछता है कि रिड्यूस मास इसको क्यों बोला जाता है। रिड्यूस मास इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपने टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके वन बॉडी प्रॉब्लम पे लाया है। अब वन बॉडी प्रॉब्लम पे आपने रिड्यूस्ड करके लाया है, वन बॉडी आपने नहीं बनाया है। इसीलिए जब आप दो पार्टिकल का अगर सिस्टम है और उस सिस्टम को आपने रिड्यूस करके वन बॉडी पे लाया है, तो उस वन बॉडी के मास को आप डायरेक्ट मास तो लिख नहीं सकते, इसीलिए उसके मास को हम लोग यहाँ रिड्यूस्ड मास लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और ये सारे वीडियोस जो हैं वो सभी प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के जो 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट के प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे आपको नोट्स के भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।